अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंफरादी तदाबीर शुरू हो जाती हैं। चूहे के मतलब इत्मीनान का सांस लेने के चंद साल बाद हुकूमत को जंगली जानवरों के मतलब अवाम की बढ़ती हुई बेचैनी की तरफ तवज्जो मबजूल करनी पड़ती है। देहात के मुसीबत ज़दा पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदों की वसासत से हुकूमत के कानों तक अपनी शिकायत पहुंचा रहे थे। शहरों में जलसे हो रहे थे, अखबारों में सख्त मकालात लिखे जा रहे थे। हुकूमत इस दादी तदाबीर का ऐलान क्यों नहीं करती? हुकूमत क्या सोच रही है? देहात उजड़ रहे हैं, शहर उजड़ रहे हैं। आज सांपों ने इतने हजार आदमियों को काट खाया कि दरिंदों ने इतने हजार आदमी हलाक कर डाले। हाथियों, गाय और घोड़ों ने इतने आदमी पांव तले रोंद डाले। पागल कुत्तों के काटे हुए इतने आदमी चल बसे। बंदर इंसानों के इतने बच्चे उठा कर ले गए। चूहों की बढ़ती हुई तादाद के बायस आज फलां शहर में वबा फूट रही है। हुकूमत को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए। हुकूमत को ज़रूर कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? इस सवाल का जवाब न आवाम के पास था और न हुकूमत दे सकती थी। बहर सूरत दोनों तरफ ये यकीन काम कर रहा था कि कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है और कुछ होकर रहेगा। कई माह तक अवाम रेडियो पर मामूली तगय्युर और तबद्दुल के साथ हुकूमत की तरफ से इस किस्म के ऐलानात सुनते रहे। आज इतने घंटे पार्लियामेंट के दोनों ईवानों का मुश्तरका अजलास होता रहा और इसके बाद इतने घंटे एग्जीक्यूटिव कौंसिल की मीटिंग होती रही। हुकूमत अवाम की हालत पर सख्त बेचैन है और अनकरीब ऐसी तजावीज़ का ऐलान कर देने वाली है जो हमेशा के लिए पब्लिक को जानवरों की तबाहकारियों से बचा सके। पार्लियामेंट के तमाम इरकान इन तजावीज़ पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं, लेकिन इनको अमली जामा पहनाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है और हुकूमत के सामने ये सवाल है कि रकम किस तरह फ़राहम की जाए। बहरहाल हुकूमत को ये यकीन है वो इस शक्ल का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, क्योंकि हर मुश्किल का हल निकल ही जाता है और चंद दिन तक इसका ऐलान हो जाएगा। इसलिए हुकूमत से ये अपील की जाती है कि अवाम मुश्ताइल ना हो और मुजाहरों से इजतनाब करे। हुकूमत को ये मालूम है कि मुल्क के बाज़ लोग हुकूमत पाकिस्तान के अशारों पर 5वीं कालम का काम कर रहे हैं और अवाम को जिहतिया पर आमादा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से खबरदार रहना चाहिए। एक दिन हुकूमत ने रेडियो पर आवाम को ये खुशखबरी दी कि हुकूमत की स्कीम मुकम्मल हो चुकी है। कल दोपहर के 12 बजे राष्ट्रपति जी वारदा रेडियो स्टेशन से इस स्कीम का ऐलान करेंगे। कल दोपहर 12 बजे के बाद ऐलान होगा और कल दोपहर के 12 बजे अगले दिन ठीक 11 बजे बजकर 55 पर वारदा के रेडियो स्टेशन से वंदे मातरम तराना सुनाया गया। इसके बाद 12 बजकर 1 पर राष्ट्रपति महाराज की तकरीर शुरू हुई। मेरे प्यारे मित्रों, इंसान को हर नेक काम के लिए कोई ना कोई तकलीफ़ ज़रूर बर्दाश्त करनी पड़ती है और नेकी का काम जिस कदर बड़ा हो इसी कदर तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है। जो रक्षा एक बहुत बड़ा काम था और मैं खुश हूँ कि तुमने इस काम के लिए ऐसी तकलीफ़ें बर्दाश्त की जो सिर्फ देवता बर्दाश्त कर सकते हैं। परंतु अब ये मामला नाजुक की सूरत अख्तियार कर गया है। आपका ये फ़र्ज़ था कि आप जियो रक्षा करें और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो अपनी राया की हिफाजत करे। मैं खुशी के साथ ये ऐलान करता हूँ कि तुमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया है और देवता तुम पर बहुत खुश है। अब हुकूमत जो कुछ तुम्हारे लिए चाहती है, मुझे यकीन है कि देवता इस पर भी खुश होंगे। तुमने हुकूमत को जो रक्षा के लिए अपने हाथ उठाने पर मजबूर किया है, अब तुम्हें खुश होना चाहिए कि हुकूमत ने तुम्हें बास तंग करने वाले जानवरों से बचाने के लिए एक कामयाब स्कीम बना डाली है। मैं तुम्हें ये बता देना भी ज़रूरी समझता हूँ कि अगर महर्षि गांधी जी महाराज की पोतर आत्मा हमारी मदद ना करती तो हम ऐसी स्कीम बनाने में कामयाब ना होते। आप इस स्कीम के मुतालिक सुनने के लिए बहुत बेचैन होंगे। मैं मुख्तसर तौर पर तुम्हारे सामने यह स्कीम पेश करता हूँ। मुफस्सल स्कीम चंद दिनों तक छाप कर किताब की शक्ल में आपके पास पहुँचा देगा, लेकिन मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि हमने स्कीम में अहिंसा, प्रमोदर्मा और जीव रक्षा के सुनहरी असूलों का पूरा लिहाज रखा है।
और इस स्कीम की तकमील पर 5 खरब 85 अरब और 60 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। आधा खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी और बाकी आवाम पर ढाला। और इस दीवार की हिफाजत के लिए एक 15 फुट गहरी 30 फुट चौड़ी खंदक खोदी जाएगी। लोगों की आमदोरफ्त के लिए खंदक पर एक पुल और दीवार में एक गेट बनाया जाएगा, लेकिन ये पुल ऐसा होगा जिसे ख़तरे के वक़्त ऊपर उठाया जा सकेगा। यह स्कीम सिर्फ इन देहात में नाफिज की जाएगी जिनकी आबादी 2000 से ज़्यादा होगी। छोटी बस्तियां इस स्कीम से इसी सूरत में फ़ायदा उठा सकेंगी जबकि वो किसी एक गांव में आबाद होकर 2000 आबादी की शर्त पूरा कर लें। और जैसे ही इनकी शर्त पूरी हो जाए, हुकूमत को इस बात का एहसास है कि हर छोटी बस्ती के लोग दूसरी बस्ती में आबाद होने की बजाय दूसरी बस्तियों के लोगों से यही कहेंगे कि वो अपना घर छोड़कर इनके पास चले आएं। हुकूमत के लिए ऐसे झगड़ों का तस्फिया करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हुकूमत झगड़े की सूरत में इस गांव के हक़ में फ़ैसला देगी जिस स्कीम के लिए सबसे ज़्यादा चंदा देंगे। शहरों में फसलों की दीवार पक्की ईंटों से बनाई जाएगी और ये 20 फुट की बजाय 25 फुट ऊंची होगी और खंदकें 20 फुट गहरी और 40 फुट चौड़ी होंगी। गेट बंद रखने और खोलने और पुल उठाने और डालने के लिए बिजली की कुव्वत इस्तेमाल की जाएगी। ये स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है और हुकूमत कि ये ख्वाहिश है कि ये 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाए, लेकिन ये इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि अवाम हुकूमत के साथ पूरा ताउन करे और फ़ौज के सिपाहियों और हुकूमत के तनख्वाह और मज़दूरों के अलावा मुल्क का हर बाशिंदा जो टोकरी और बेलचा उठा सकता हो इसमें हिस्सा लेकर हुकूमत टोकरियाँ, सरीचे और औज़ार मुफ्त मुहैया करने का ज़िम्मा लेती है। लेकिन इस हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल हों, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपने गांव और शहर में ये काम शुरू कर दें। इस सूरत में 1 साल का काम 6 माह के अंदर अंदर हो सकता है। ये काम बहुत बड़ा है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी मदद करें। राष्ट्रपति की इस तकरीर ने हिंदुस्तान के हर इंसान के दिल में दीवार चैन के ममारों की सी मुस्तदा पैदा कर दी। मायूस और ज़बो-हाल इंसान ज़िंदगी की खोई हुई मसरतों की तलाश में पहाड़ों के सीने चीरते और समंदरों की गहराई पाटने की कुव्वत का मुजाहरा करने लगे। एक गैर मामूली अज़्म और हिम्मत के अलावा सोरगबाशनी महात्मा गांधी जी की तमाम उनकी पुश्त पर थी। आए दिन खंदकों की गहराई और दीवारों की बुलंदी में इजाफा होने लगा, लेकिन चंद दिनों के बाद जानवर भी इंसानों के इस मशगले में दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने सदियों के बाद अपनी बरादरी के तरक्की याफ्ता रुकन की कुर्बत हासिल की थी। अपनी सदियों से बिछड़े हुए भाई से मिलने के बाद इनके लिए दूरी के पर्दे नाकाबिले बर्दाश्त थे, और ये दूरी के पर्दे वो क्यों बर्दाश्त करते जो खंदकों और दीवारों की सूरत में नमूदार हो रहे थे। अपनी आंखों के सामने अखंड भारत को हज़ारों पाकिस्तानियों में तब्दील होता देखना उनके लिए सब्र आजमा था। सबसे ज़्यादा इंसान की इस तंग नज़री से मुतासिर होने वाला जानवरों की बरादरी का वो कबीला था जो कि मास्को के साइंसदानों की निगाह में हिवानियत और इंसानियत के दरमियान इर्तिकाई मदारज को एक हैरत अंगेज़ रफ्तार के साथ तय कर रहा था। ये बंदर था जिसके दिल में दरख्तों को छोड़कर इंसान के बनाए हुए साफ़ सुथरे मकानों में काबज़ होने की ख्वाहिश करवटें ले रही थी। किसी और मुल्क के बंदर होते तो शायद इंसान की इस साजिश को न समझ सकते, लेकिन ये हिंदुस्तान के बंदर थे जिन्हें बरसों से इंसान की हमनशीनी का शरफ हासिल था, जो ये महसूस करते थे कि इस मुल्क पर इंसान के इक़्तिदार के दिन गिने जा चुके हैं। चुनांचे वो अचानक उठ खड़े हुए और इंसान की तामीरी सलाहियतों के मुकाबले में अपनी बेपनाह तकरीबी क़ुव्वतों का मुज़ाहरा करने लगे। इंसान खंदकें खोदते और इसमें मिट्टी भर देते। इंसान दीवारों पर ईंटें रखते और वो उन्हें अखाड़ कर नीचे फेंक देते। जहाँ तमीर के लिए 1 हाथ उठता वहाँ तखरीब के लिए 200 हाथ बुलंद होते, और 3 माह तक खंदक की गहराइयों और दीवारों की बुलंदी करीबन एक ही सतह पर रही। आम है जान, हुकूमत की इस स्कीम की नाकामी ने अवाम को बहुत बददिल कर दिया। देहाती लोग चारों तरफ से सिमट कर शहरों में जमा होने लगे। चंद महीनों में अनाज की रही सही मंडियाँ और खाने पीने की अशिया के गोदाम खाली हो गए। दूध देने वाले जानवरों की कमी ना थी, लेकिन मुल्क के तौलो अर्ज़ में सरसब्ज़ चरागाहें उजड़ जाने पर मवेशियों के दूध में कमी हो गई थी। मवेशी एक मुद्दत से घरेलू ज़िंदगी को छोड़कर जंगल की ज़िंदगी इख्तियार करने के बाद
बड़ी मुश्किल से दूध दोहने वालों के काबू आते थे। बकरियां अगर नरगे में आ जाएं तो इनकी मर्जी के खिलाफ भी उनका दूध निकाल लिया जाता था। लेकिन गाय में बिला की सरकशी आ चुकी थी। वो अपनी मुदाफ़त के लिए अपने सींग भी इस्तेमाल करती और पिछली टांगों से भी काम लेती। अगर कोई शरीफ गाय महापुरुषों के नरगे में आ जाती तो हाँपते कांपते दूध की एक दो दहाड़त देने के बाद हिरन की तरह चौकड़ी भरती और पकड़ने वालों को इधर उधर पछाड़ कर भाग जाती। इस मामले में सबसे ज़्यादा परेशानी का बायस बंदर थे। इंसानों की तरह दूध को भी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत समझने लग गए थे और इस नेमत को हासिल करने के लिए जो तरीके वो अख्तियार करते थे, अगर वो इंसानों के लिए बायस तकलीफ़ ना होते तो यकीनन काबिल तारीफ़ थे। बकरियां, भेड़ें और बाकी छोटे छोटे जानवर उनके सामने बेबस थे। 2-3 बंदरी को पकड़ते और एक पिछली टांगों के साथ होते। बाज़ औक़ात किसी गाय, बकरी या भैंस का दूध हासिल करने के लिए आदमियों का मुकाबला हो जाता और बंदर इंसानों के अदम तशद्दुद का एहतराम न करते हुए तशद्दुद पर उतर आते, उनके कपड़े फाड़ डालते, उनके बाल नोचते और उनके बर्तन छीन लेते। तहम मवेशी तादाद में बहुत ज़्यादा थे और दूध का वो हिस्सा जो बंदरों की ज़रूरत से ज़ायद होता वो इंसानों से काम आ जाता। लेकिन जब देहात के फाका मस्त लोगों ने शहरों का रुख करना शुरू किया तो शहर के बाशिंदे आहिस्ता आहिस्ता दूध से महरूम होने लगे। शहर के लोगों को ये भी मालूम होने लगा कि देहाती लोग भूख की हालत में अदम तशद्दुद का सुनहरी कानून भूल जाते हैं और जब दूध के लिए इनका बंदरों से मुकाबला होता है तो वो बाज़ औक़ात बंदरों की हड्डी पसली तोड़ने से भी दरेग नहीं करते और मुकाबले में आम तौर पर बंदरों को पसपा होना पड़ता है। वो बंदरों की गोली को शुमाली पर तो शायद खुश होते, लेकिन अब इन्हें सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो जितना दूध हासिल कर लेते हैं ख़ुद भी पी जाते हैं और शहरी आबादी का कोई लिहाज नहीं रखते। वो पुलिस वालों को रिश्वत के दूध में हिस्सादार के बाद एक नया मसला पैदा हुआ और वह यह था कि बंदर देहाती लोगों से हार मानकर एक ख़तरनाक चाल चल रहे थे। वो शहर के दरवाजे के आसपास दरख्तों और मकानों की छतों पर चढ़कर बैठ जाते और जब जंगली दरिंदों से खौफ ज़दा होकर मवेशियों का कोई गिरोह शहर की जानिब आ निकलता तो ये छलांगे लगाकर हर जानवर पर सवार हो जाते और उनका रुख बदल कर इन्हें शहरों से बाहर ले जाते और कोई महफूज जगह देकर उनका दूध पी लेते। इसका ये नतीजा हुआ कि अव्वल तो जानवर शहरों में घुसते ही ना थे और अगर आते भी तो दूध से खाली। शहरों के बाशिंदों ने जल्द ही महसूस कर लिया कि जब तक देहाती लोग शहरों में मौजूद हैं बंदरों की इंतकामी कार्रवाई जारी रहेगी। फिर एक खुशगवार तब्दीली पेश आती है। शहरी आबादी के पुरजोर एहतजाज और शहरों के अखबारात की ले देह पर हुकूमत ने तहरीरी इजाज़त के बगैर देहाती लोगों का शहर में दाखिल होना ममनू करार दिया और पुलिस को हुक्म दिया कि वह शहरों की सड़कों और बाज़ारों में पड़े हुए देहातियों को ज़बरदस्ती निकाल दे। देहातियों ने मुजाहरे किए, लाठियाँ खाई और बिलाखिर फ़ौज और पुलिस की मुतहदा कोशिशों से शहरों को खाली कर दिए। बस्तियों में उनके मकानात अब जंगली जानवरों और सांपों के मस्कन बन चुके थे और उनके लिए कोई जाए पनाह न थी। हुकूमत ने इनकी मुसीबत का एहसास करते हुए पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाया। तकरीबन 8 घंटे की गर्मा गर्म बहस के बाद पार्लियामेंट के मेंबरों की अक्सरियत इस बात के हक़ में थी कि मौजूदा हुकूमत सूरत हाल का मुकाबला करने में नाकाम साबित हुई है, इसलिए उसे नए काबीना के लिए खाली जगह करना चाहिए। अगले दिन तमाम अखबारात में पुराने राष्ट्रपति और इसके काबीना के मुस्तफ़ा होने और नए राष्ट्रपति के इंतखाबात की खबर शाया हुई। तीसरे दिन नए राष्ट्रपति के दस्तखतों के साथ सरकारी ऐलान शुरू शाया हुआ। वो ये था, इस मुल्क में जानवरों की बढ़ती हुई आबादी के बायस शहरों और देहात के बाशिंदों की तकलीफ़ का एहसास करते हुए हुकूमत मुल्क के 30 बड़े पुरोहितों और महागोरों की इजाज़त के बाद ये ऐलान करती है कि जानवरों को तोपों और बंदूकों की आवाज़ से डराया जा सकता है। इस मकसद के लिए पटाखे और आतिशबाजी के गोले भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो बंदरों की किस्म के सरकश जानवरों को डराने के लिए दूसरे औजार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन यह ज़रूरी है कि ये तमाम औजार कुंद हों। अगर कोई जानवर गलती से ज़ख्मी हो जाए तो ज़ख्मी करने वाले का ये फ़र्ज़ होगा कि वो उसे अपने घर में ले जाकर इलाज करे। चूहों को पकड़ने वाले पिंजरे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन यह ज़रूरी है कि जो चूहे घरों से पकड़े जाएं इन्हें जंगल में ज़िंदा छोड़ दिया जाए। सांपों के लिए हुकूमत एक स्कीम पर गौर कर रही है और अनकरीब इसका ऐलान किया जाएगा। इस ऐलान के 3 माह बाद शहर और हर गांव में छोटी छोटी तोपें नस्ब की जा चुकी थी और इनकी धनाधन से जानवरों को कुसों दूर भागते थे।
तोपें चलाने का काम पुलिस और फौज के सिपाहियों के सुपुर्द था। जब वो दूर से जानवरों का लश्कर देखते तो दाग देते और जानवर खौफजदा होकर भाग जाते। खेतों की हिफाजत के लिए किसानों में पटाखे और हवाइयाँ वगैरह तकसीम की गई थी। ये भारत की तारीख का सुनहरी ज़माना था, लेकिन ये ज़माना सिर्फ चंद माह था। आहिस्ता आहिस्ता जानवरों को इत्मीनान होने लगा कि पटाखे और तोपों और बंदूकों की खाली फायर इनका कुछ नहीं बिगाड़ते। चुनाचे पहले पहल तो बंदरों की तरफ से हुई और बाकी जानवरों ने उनकी तकलीद की, लेकिन लोग चंद माह के वक्फे से फ़ायदा उठाकर देहात और शहरों के गिर्द खंदकें खोद चुके थे। बंदर इन खंदकों को पुर करने के लिए पुल तो ना बना सके, लेकिन इन्हें एक अजीब तदबीर सोची और वो रात के वक़्त ऊँटों पर सवार होकर उन्हें तंग करते और हाँकते हुए शहरों और बस्तियों की तरफ ले आते और इन्हें बदहवास करके खंदक में गिरा देते। फिर उसके ऊपर से कूदते हुए खंदक के दूसरे किनारे जा पहुँचते। थोड़े अरसे में बाकी जानवर भी इंसानों से बेतकल्लुफ़ हो गए और बेपरवाह होकर देहात के आसपास चरने लगे। बाज़ खेत खारदार तारों से महफूज किए जा चुके थे, लेकिन बाकी खेतों की फसलें मवेशियों ने तबाह कर डाली। हाथियों के सामने खारदार भाड़िए बेमानी साबित होने लगे। खारदार भाड़ बेमानी साबित हुई। वो सुंडों के साथ मकड़ी के खंभे जिनके साथ ये तार मुंसलिक थे, उन लकड़ी के खंभों के साथ अखाड़ फेंकते और बाकी जानवरों के लिए सलाए आम का नारा लगाते हुए खेतों में घुस जाते। जंगली दरिंदों ने शहरत और देहात की खंदकों से जो फ़ायदा उठाया वो किसी के वहमो गमान में ना था। शहर, शेर, चीते और भेड़िए वगैरह तोपों और पटाखों की परवाह न करते हुए अपने शिकार बड़े इत्मीनान के साथ और बस्तियों की तरफ घेर लेते और इन्हें खंदकों में कूदने पर मजबूर कर देते और फिर अपने ही इनके साथ बड़े इत्मीनान से वो चंद जानवरों का मार कर ज़ख्मी और आधा मवा कर देते। और फिर बड़े इत्मीनान से वो चंद जानवरों को मार कर और चंद को ज़ख्मी और अधमुआ यानी बेहोश कर देते। इसके बाद कुत्ते, चीले और गीदड़ ज़ियाफ़तें उड़ाते, लेकिन शिकार फिर भी बच रहता, क्योंकि खंदकें तदरीजन भरने लगी। ताज़ुन की बदौलत वबाएँ फैलने लगी और लोगों का नाक में दम आने लगा। चुनाचे लोगों ने जिस मुस्तैदी के साथ खंदकें खोदी थी, इससे कहीं ज़्यादा मुस्तैदी के साथ उन्हें पुर करने लगे। फिर चोर बाज़ार का जिक्र आता है। 2015 ईस्वी में यूरोप और अमेरिका के साइंसदान मरीख तक पहुंचने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान के इस बेहतरीन दिमाग फ़कत जानवरों से निजात हासिल करने की तदाबीर पर गौर कर रहे थे। पाकिस्तान की सरहद से मुतसिल इलाकों के बाशिंदों के मतलब हिंदुस्तान की हुकूमत को एक मुद्दत से ये ख्याल था कि वो किसी खुफिया तहरीक के ज़ेर असर अपनी जन्मी भूमि छोड़कर पाकिस्तान में आबाद हो रहे थे और सरहद अबूर करने वालों की रोकथाम के लिए हुकूमत की कोई तदाबीर कामयाब नहीं होती थी। बात दरअसल ये थी कि इन इलाकों के बाशिंदे पाकिस्तान के सरहदी इलाकों से खुफिया तजारत करके काफ़ी मालदार हो चुके थे। पाकिस्तान में ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात की फरावानी थी, लेकिन गोश्त बहुत महंगा था। पाकिस्तान के गोश्त खोर बाशिंदे एक मुर्गी 10 रुपये और एक अच्छी भेड़ और बकरी 100 रुपये तक ख़रीद लेते थे, और हिंदुस्तान की सरहद के बाशिंदे एक मुद्दत तक जिहतिया के असल कार पाबंद रहे, लेकिन जानवरों की बढ़ती हुई आबादी के बायस सब्ज़ी और गल्ले की कहत होने लगा, तो इंतहाई मजबूरी की हालत में बाज़ लोग रात के वक़्त जानवरों को पकड़कर सरहद के पार ले जाते और इन्हें पाकिस्तान के बाशिंदों के पास फ़रोख्त करके इसके इवज़ गल्ला वगैरह ले आते। वो इस नाजायज़ कमाई का कुछ हिस्सा सरहद के हकाम के नज़र कर देते और इसके इवज़ इनके लिए सरहद अबूर करने के लिए सहूलतें मुहैया करते, और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की सरहद के अक्सर बाशिंदे इस तजारत से हाथ रंगने लगे। वो छुप छुप कर एक आध जानवर को अगवा करने की बजाय हज़ारों जानवरों के रेवड़ हाँक हाँक कर सरहद के पार पहुँचाने लगे। इन्हें पाकिस्तान के शहरों और बस्तियों में जाने की ज़रूरत ना पड़ती। पाकिस्तान के बाशिंदे हर वक्त उनके इस्तकबाल के लिए सरहद पर मौजूद रहते और मिनटों में तमाम माल की कीमतें चुका देते। पाकिस्तान के ताजर इन्हें जानवरों के लिए बदले पैसे और गल्ला देने के अलावा परिंदों को पकड़ने के लिए जाल और जानवरों को जकड़ने के लिए रस्सियाँ वगैरह मुफ्त मुहैया करते थे। मकामी हकाम ने मरकज़ी हुकूमत के बाज़ ओहदेदारों को भी अपने साथ गांठ रखा था, इसलिए
इसलिए मरकज़ी हुकूमत के बाज़ ओहदेदारों को अपने साथ गांठ रखा था कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से इंसदादी कार्रवाई इस वक्त शुरू हुई जब जानवरों के मुख्तलिफ़ कबाइल को ये अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि इनके सरहदी सरपरस्त जियोरक्षा के सुनहरी असूलों के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं और उनकी बरादरी का जो ग्रोह अपने लिए सरहद की चरागाहें मुंतखब करता है वापस नहीं लौटता। सरहद के बाशिंदों को ख़ुद भी इस ये एहसास था कि वो किसी न किसी दिन हुकूमत के कहर ग़ज़ब का शिकार होंगे। चुनांचे जब हुकूमत ने सरहद के तमाम अफसरों को तब्दील करके इनकी जगह नए अफसर भेजने शुरू किए और इन्होंने आवाम के घरों से गले के गोदामों और रुपये की तजूरियों की तलाशी शुरू कर दी तो वो अपनी दौलत समेट कर पाकिस्तान में आबाद होने लगे। ज़्यादा दूर अंदेश लोग पहले ही अपनी कमाई से पाकिस्तान में रहाइश के लिए मकानात वगैरह ख़रीद रहे थे और पाकिस्तान के सरहदी हकाम से ताल्लुकात पैदा कर चुके थे, इसलिए इन्हें हिजरत में कोई तकलीफ़ ना हुई। यकम जून 2013 को वारदाह के मशहूर अखबार हमारा देश में पार्लियामेंट के एक नंबर का मजमून शाया हुआ। सरहद के बाशिंदों ने राक्षस पाकिस्तानियों की रूह आ चुकी है। अफसोस है कि मरकज़ी हुकूमत को गुज़िश्ता 15 बरस में ये इल्म ना हो सका कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। सरहद के बाशिंदे लाखों जानवर पाकिस्तानियों के फ़रोख्त कर चुके हैं और इसमें नाजायज़ आमदनी से पाकिस्तान में जायदादें ख़रीद चुके हैं और अब जब हुकूमत इससे बाज़पुर्स कर चुकी है तो वो भाग भाग कर पाकिस्तान में आबाद हो रहे हैं।